नाटक कि जो हमारे बच्चे हैं, अनुरोध रहेगा कि वे प्रपत्र को ध्यान से पढ़ लेंगे और प्रपत्र के ऊपर भी देख लेंगे कि विधा में नाटक लिखा है या नहीं लिखा है। कई बार ऐसा होता है कि प्रपत्र क्योंकि बहुत सारे हैं तो वो इंटरचेंज ना हो गए हों। मेरा अनुरोध रहेगा निर्णायक मंडल से कि वे प्रपत्रों की जांच ढंग से कर लेंगे और जो बिंदु हैं उसमें उनका भी अवलोकन कर लेंगे। कुल 100 नंबर की मार्किंग होनी है क्योंकि 3 जजेस हमारे पास हैं तो 100 300 नंबर का टोटल होगा और इसके बाद आपको एक कलेक्टिव प्रपत्र दिया जाएगा। उसमें जो है आप तीनों अपने मार्क्स को उसमें इंक्लूड करेंगे और उसके पश्चात जो है निर्णय उस विधा से संबंधित होगा। गायन में है वो आगे आ जाएंगे। सुर सम्राट मनु जटवाल जी हमारे बीच में हैं और अगर उनका साथ यहाँ पे देना चाहती हैं, साथ में प्रतिभा करना चाहती हैं तो उनसे निवेदन है वो लोग आगे आ जाएं। सर बताएंगे कौन सी प्रस्तुति यहाँ पे होने जा रही है। अगर आप लोग सरस्वती वंदना सजल नैना मधुर बहना गाते हो तो आप आइए। विदेशी बहनें होने का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और जो प्यारे छात्र छात्र हैं इस प्रतियोगिता में प्रतिभा करने आए हैं, मेरी ओर से पूरी कार्यकारिणी की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कोई भी कार्यक्रम जब प्रारंभ करते हैं तो माँ सरस्वती का, क्योंकि हम सरस्वती के उपासक हैं, पुजारी हैं, तो हमें जरूर माँ सरस्वती का स्मरण करना चाहिए। और इसी क्रम में आपके बीच एक सरस्वती वंदना रख रहे हैं जो इस प्रकार है। हम सभी लोग अगर चाहते हैं तो गा सकते हैं साथ में, जितने भी हमारे आपका कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ होना है। पहले राज्य में वैज्ञानिक स्वतंत्रता सेनानी के जीवन की झलकियाँ संग्रहित की जा सकती हैं। प्रदर्शन की अवधि 6 से 8 मिनट की होगी। एक टीम को मंच संचार यानी तकनीकी करने के लिए 5 मिनट वही का हो सकता है। कृपया हिंदी अथवा अंग्रेजी में प्रस्तुति की व्याख्या अवश्य करना। आदि की व्यवस्था आपकी टीमों के द्वारा की जा रही है। सार्थ संगीत के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक है या रिकॉर्ड के लिए संगीत का उपयोग किया जा सकता है। लेखक के होंगे या वीडियो के होंगे, संभवतः ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के दृष्टिकोण से बनाए गए। तो जो मुख्य चीज़ है जो छात्र छात्राओं को ध्यान रखना, आपका टाइमिंग 6 से 8 मिनट का। जैसे ही आपका नाटक शुरू होगा तब से लेकर के और संपन्न होने तक 6 से लेकर 8 मिनट। उसके बाद आपको अपनी सामग्री को मंच से हटाना होगा। जो जो चीज़ें आप यहाँ पे लगाते हैं उसके लिए 5 मिनट आपको सामग्री हटाने के लिए हम दे सकते हैं और 5 मिनट पहले तैयारी के लिए दे सकते हैं। बछेंद्री पाल है। क्या आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ? चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैं भारत की प्रथम व विश्व की 5वीं महिला एवरेस्ट विजेता हूँ। मैंने हमारे देश भारत का प्यारा सा तिरंगा दुनिया की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट पर 23 मई सन 1984 को फहराया था। मेरा जन्म देवभूमि उत्तराखंड के एक उत्तरकाशी जनपद के एक प्यारे से लाखनी नामक गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। उन दिनों मुझे अपनी दादी के साथ आगे की पढ़ाई करने के लिए देहरादून जाना था, लेकिन मेरे परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, जिस कारण मेरी माँ को मेरी पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए अपने गहनों को भी बेचना पड़ा। उसके बाद मैं देहरादून गई तथा वहाँ से मैंने अपनी BA तथा MA की शिक्षा प्राप्त की। मैं वहाँ से पर्वतारोहण का बेसिक सा कोर्स कर लूँ। मैंने फिर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से पर्वतारोहण का बेसिक सा कोर्स किया और फिर जैसे कि आपको पता है कि मैं बचपन से ही बहुत घुमक्कड़ स्वभाव की रही हूँ, तो एक बार हमने सोचा, हमारी एक टीम बनी, हमने सोचा क्यों ना कि गंगोत्री के निकट जो कि एक हरसिल नामक एक जगह है जो कि गंगोत्री से लगभग 15 किलोमीटर की है, तो वहाँ जो ग्लेशियर है वहाँ की चढ़ाई की जाए। ये हम कर दी थी। जब हम करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर थे तो शाम हो चुकी थी, तो हमारी वापसी तो संभव नहीं थी, तो हम लोगों का कहीं रुकना चाहिए। वहाँ हम लगभग 12,000 फीट जो कि काफी ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहाँ पर थे, तो हमें डिहाइड्रेशन की वजह से और अत्यधिक ऊंचाई यानी कि हाई एल्टीट्यूड की वजह से हमें रात को बहुत सारी दिक्कतों का झेलना पड़ा। एक तो ऊंचाई पर वैसे ही ऑक्सीजन कम रहता है, तो जैसे वॉमिटिंग, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे ही हमने बहुत सारी एल्टीट्यूड सिकनेस को भी झेला। फिर जब
वक्त था जब मुझे टाटा स्टील कंपनी से खुद स्वतः ही मुझे मैनेजर के पद के लिए मैं नियुक्त हो गई थी, मतलब हुई है। तो उसके बाद जब मैंने जॉब पे गई तो मैंने सोचा जो मैंने बेसिक सा कोर्स छोड़ा था, अब क्यों ना मैं उसे आगे एडवांस कोर्स भी कर लूँ। उसे नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान से मैं आगे का जो एडवांस कोर्स है वो भी कर लेती हूँ। लेकिन उसी दौरान मुझे इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन, जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ माउंटेनिंग फाउंडेशन है, वहाँ से एक पत्र मिलता है। और उस पत्र में बताओ क्या था, उसमें कुल 7 महिलाओं तथा 13 पुरुषों की सदस्यों की टीम थी जो एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए चुने गए थे। और खास बात ये कि उनमें से एक भाग्यवान लड़की मैं भी थी जिन्हें उन्होंने एवरेस्ट पर एक्सपीडिशन के लिए चुना था। मेरे लिए ये कोई साधारण सी बात नहीं थी, क्योंकि अभी तक तो मैं सिर्फ पर्वतों पर चढ़ने का सोच रही थी। अभी तक मैंने वो कोर्स भी नहीं लिया था और सीधे मुझे सीधा एवरेस्ट पर चढ़ने का मौका मिला। हमने फिर ठान लिया था कि इस बार तो हम एवरेस्ट को कवर करके ही आएंगे, जिसमें 23,000 फीट की ऊंचाई से भी अधिक पर स्थित था। वहाँ पहुँच गए। रात को हमने बर्फ को बनाकर पानी बनाया। जितना आसान उसको पानी पीता है ना, उतना आसान से बनाना नहीं। एक तो वो बहुत ऊंचाई पर भी था और वहाँ पे टेम्परेचर भी कम था, तो हमें बहुत दिक्कत आई थी पानी बनाने। हमने रात को पानी बनाया और उसके बाद हमने फ्लास्क वगैरह भरे, चाय वगैरह बनाई और सबसे फ्लास्क करते कि कल से हम सुबह से हम अपनी जो चढ़ाई है वो क्या सोचते हैं उससे प्रारंभ कर देंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, बचेंद्री पाल एक बहुत ही विख्यात नाम हमारे उस उत्तराखंड का पर्वतारोहण के क्षेत्र में। और नाटक नहीं है, अधिकतम 4 है ना, अधिकतम 4 ठीक है सर, कोई इसमें हो सकता है ऐसा ना।
गजे सीता कनछी भंडारी जी ओ तुम्हारू मल था एक सेड़ा छीने पुंगड़ा बिन पानी रगड़ा नीकन बोरानी रे तिनियन गाड़ी तेरा मल था मामे ले दो लोटा पानी कनछी लाला पानी भंडारी तुमरे सो निस्बगदियल के नंदा ऊंचा मात मरूगा पानी को खाते मैं खोल बड़ोलो डर तोरा को पानी माले का पहुंचालो डंडा खेरी छेंदू कनके के बनोण झूठा सुपन्या स्वामी कहते नी देखण झूठा सुपन्या स्वामी कभी नहीं देखण रात आउण लगी क्यों माटोल आउण लगे हे माधव सिंह भंडारी यूसुफ खान की तख्ता में खेल उड़ाई ये गाना का डोला डोंगा दुनिया को प्रेम में तपस्या फल कराई नीचा डोला में कला पीर भेरो ये से अमरे तेरे मन खवा पानी जा वापस लौट जा नीकल बिगल बाटे की शानी ती सगलू मेरी पूजत अपना बालक की बड़ी गिरे ये अपना बालक की बड़ी गिरे मेरे वचन पूरे नहीं लेके अपना बालक का पानी दे ले पूरे नहीं बोलो मले था माँ पानी का खातिर ये छेंडा माँ बाल की बलि दे ते बचन दीन सुमेन निभान इदा बीच गजे सिंह को बलिदान होण इदा बीच गजे सिंह को बलिदान होण मेरी बारानी है उदीना सासू बांध तो धीरज खोना जान दो छो छत्री मोरा बिछो परमा की ममता जनो के लुको और न होया अपना कुल को तुम जो ना बुझा तो बजर पड़ेगे मेरा ठिकोड़ा मादाम लगीगे सती माँ को अस्तारे परान देखी माँ तेरे बड़ना दरम्यान मेरी माँ जान पड़ी ये मैं माँ जान पड़ी ये मैं हमारी किया गया थी मैं माँ जान पड़ी ये लिखने वाला है नहीं कौन नाटकीय प्रतियोगिता यहाँ पे संपन्न होती है। सभी बच्चों के लिए जिन्होंने नाटक की प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है और अब
अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पे गायन की प्रतियोगिता, संगीत गायन जो है। इसमें सबसे पहले मैं इसके निर्णायक गणों के बारे में आपको बता दूं। इसमें निर्णायक की भूमिका में होंगे श्रीमान सुशील खंडोरी जी, श्रीमान ओम प्रकाश पुरोहित जी और श्री जयलाल आर्य जी। आप तीनों इस गायन प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका में होंगे। विकासखंड कसौली से अपने संगीतकार मित्र आदित्य तुल्याल के साथ एक गज़ल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके बोल दुनिया किसी की प्यार में जन्नत से कम नहीं। इसमें मुख्य तौर पर राग भूपाली की भूमिका है। राग भूपाली को पंचकोड़िया राग भी कहा जाता है। इसमें 5 स्वर होते हैं। राग भूपाली मुख्य तौर पर भक्ति गीतों पर आधारित है, पर इसमें गज़ल भी प्रस्तुत होते हैं। तो गज़ल कुछ इस प्रकार बुलबुल ने बहारों से कह दिया बुलबुल ने बहारों से कह दिया एक चौधरी के चाँद तारों से कह दिया दुनिया किसी के प्यार जन्नत से हम नहीं, दुनिया किसी के प्यार जन्नत से हम जन्नत से हम नहीं, बिगर दिलरुबा है दिल में जो हूरों से हम नहीं, दुनिया किसी के प्यार। जन्नत से हम नहीं
जानते हैं कि बोली बोली का
जादूरानी का बेटा करके तापरी कर चंपावती का राजा गोरिया देवता सब कथा
बालिकाओं के लिए, और ये भी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गौचर की छात्रा हैं। इसके बाद मैं अगली प्रस्तुति के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ कुमारी वर्षा एवं समूह को। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर की ओर से आप सीधे मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति यहाँ पे देंगे। एक बार तालियां बजा करके स्वागत करें छात्राओं का। कुमारी वर्षा एवं समूह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर रसोई ब्लॉक का प्रतिनिधित्व कर रही है और आपकी टीम है देशभक्ति की, और आपकी मार्गदर्शक शिक्षिका है श्रीमती सुधा भट्ट।
हाथ बढ़ाया करती। जब जब चैत का महीना आता माँ और बेटी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि चैत के महीने में खूब सारे काफल पकते हैं। माँ और बेटी काफल लेने जाते हैं और काफलों को बेचकर अपने घर की दैनिक क्रियाकलाप को चलाते हैं। रोज की तरह एक सुबह माँ और बेटी जंगल जाते हैं और काफल के पेड़ खोजने लगते हैं। काफल के पेड़ ढूंढते ढूंढते उन्हें बहुत सारे काफल के पेड़ मिलते हैं, जिन पे लाल और काले रस भरे काफल रहते हैं। माँ पेड़ पे जाके खूब सारे काफल इकट्ठे करती है और बेटी जमीन पे बैठकर फूलों से कंडी सजा रही होती है। तब माँ बेटी को समझाती है, बेटा कंडी सजाने से कुछ नहीं होगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, काफल तोड़ने पड़ेंगे, फिर काफल को बाजार में ले जाके बेचेंगे। बेटी भी माँ की बात मान जाती है और माँ की बात की हामी भरती है। फिर उसके बाद माँ बेटी दोनों मिलकर काफल की कंडियां भर देते हैं। फिर उसके बाद बेटी माँ से कहती है, माँ काफल तो बहुत सारे तोड़ ले हैं, क्या मैं थोड़ा से खा लूं? माँ बेटी को मना करती है, नहीं बेटा, इन्हें हमें बाजार में बेचना है और बाजार में बेचेंगे तो खूब सारे पैसे आएंगे। बेटी भी माँ की बात समझती है और दोनों माँ बेटी घर की ओर निकल जाती हैं। घर पहुँचने के बाद माँ और बेटी काफल की टोकरी अलमारी में रख के माँ खेत की ओर चली जाती है और बेटी घर में रहती है। माँ खेत की ओर जाने से पहले बेटी को समझाती है, बेटा चैत का महीना चल रहा है, मुझे गेहूं की कटाई के लिए जाना है, तो तू नमक पीस के रखना, हम काफल खाएंगे। बेटी माँ की बात मानकर बगीचे में जाती है। बगीचे में जाकर बेटी नमक पीसने के लिए लहसुन, धनिया और हल्दी जैसी चीजें लेके आती है और नमक पीसने लग जाती है। कई देर बेटी माँ का इंतजार करती है पर माँ नहीं आती। बेटी आंगन में ही सो जाती है। बेटी यह सोचते सोचते कि माँ कब तक आएगी, मुझे भूख लगी है, कब तक काफल देगी, यह सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। तभी माँ आती है और खेत से थकी हारी चिड़चिड़ी हुई गुस्से में माँ काफल की टोकरी देखती है। जब माँ काफल की टोकरी देखती है तो देखती है कि काफल तो कम हो चुके हैं, तो माँ को बिना कुछ सोचे समझे माँ गुस्से में अपनी बेटी के पास जा पड़ती है और बेटी से पूछती है, बेटा ये काफल तूने खाए है ना? माँ इतनी चिड़चिड़ी गुस्से में खेती का काम करके थक हार के गुस्से में अपनी बेटी से बहुत चिल्ला चिल्ला के पूछने लगती है कि बेटा मैंने तुझे समझाया था ना कि ये काफल हमने बाजार के लिए रखे थे, तो तूने ये काफल क्यों खाए? मेरे इतने बार समझाने पे भी तुझे समझ में ना आया? बेटी माँ को बहुत बार समझाती है, माँ मैंने काफल नहीं खाए, मैंने नहीं खाए माँ काफल। बेचारी माँ कुछ बिना सोचे समझे बेटी पर हाथ उठा देती है, बेटी को मारने लग जाती है, लेकिन उसकी तरफ एक बार भी ना देखती और वहाँ से मुड़कर चली जाती है। जब शाम का समय होता है माँ काफल की टोकरी देखती है, काफल की टोकरी में तो फिर से उतने ही काफल रहते हैं। तब माँ को समझ में आता है कि मैंने तो टोकरी धूप में रखी थी, क्या पता ये टोकरी के काफल धूप के कारण सूख गए हो और ये दोबारा से भर गए हो। यह देखकर माँ दौड़ते दौड़ते अपनी बेटी के पास आ जाती है। माँ बेटी को बहुत उठाने की कोशिश करती है, बेटी का सिर अपनी जांघ में रख के माँ बेटी को बोलती है, बेटा उठ, लेकिन बेटी नहीं उठती है। माँ के लाखों बार चिल्लाने पर बेटी का कोई जवाब नहीं आता है। फिर माँ बहुत जोर जोर से रोने लगती है, हे भगवान कैसी माँ हूँ मैं ये, मैंने अपनी बेटी के साथ क्या कर दिया ये, हे भगवान। माँ आंसू बहाती है, लेकिन बेटी का कोई जवाब न आने पर माँ को गहरा सदमा लगता है और माँ की भी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। माँ और बेटी फिर एक चिड़िया के रूप में आते हैं और जो कि हर बार चैत के महीने में आती है और कहती है, काफल पाको मैं न चाहूँ। काफल पाको मैं नहीं चाहूँ। थैंक यू। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों ने भी यहाँ पे प्रतिभाग किया। देखिए आपको समय सीमा का बताया गया है, तो निश्चित समय सीमा में ही आप अपनी कहानी को लोक कथाओं को जानो तो पहाड़ों को और करीब से जानने के लिए राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नैगौर से मैं घुघुती चलने ले चलते हैं आपको जीत बंगाल की दुनिया में। हरी हरियाली की छाव जहाँ बजती थी बांसुरी गूंजते थे गाँव, जीतू बंगाल जनमानस का आधार। जीतू बंगाल का छोटा भाई रुमाई का दिन निकलवाने के लिए पंडित जी के पास गया है। अरे
इस बार तो फसल नहीं बुन पाएंगी। दरअसल बरसात के राजा मानशाह बीते बीते जीतू बकवाल को कई खेत दिए थे। अब उनमें रोपाई का समय आ चुका था, पर पंडित जी ने तो साफ मना कर दिया, कोई भी दिन शुभ नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, हर रुकावट का समाधान होता है। वही समाधान देते हुए पंडित जी बोल पड़े, अरे सोगनू, तुम नहीं कर सकते तो तुम्हारी भूली तो कर सकती है। जाओ सोगनी को 6 गति आसार तक लेकर आओ और उसी दिन उसके हाथों से रोपाई शुरू करवाओ। सोगनू इस अच्छी खबर के साथ घर पहुंचा और कहा कि कल खुली शोभनी को लेने उसके ससुराल में घर जाना है। वही देखकर जीतू झट से बोल पड़ा, अरे अरे मैं जाऊंगा ना, रैथल तो बहुत सुंदर गांव है और वहाँ मेरी दोस्त भरना भी तो रहती है। कहते हैं जब जीतू भगवान ने ठान ली कि रैथल वही जाएंगे, तब कई अपशगुन हुए। तैयारी के वक्त उनकी बकरी जीतू ने छींक मार दी। उसे देखकर माँ बोली, अरे बेटा मत जा, अपशगुन है ये तो। बेटा सुन ले मेरी बात, खेत की चोटी पे मत बजाना तू बांसुरी रात। हाँ आश्चर्य रहती है मनमोहिनी छवि की, फंसा लेंगे तुझको छलावे के साथ। बांसुरी मेरी प्राण है, इसमें ही तो बसती मेरी जान है, जिससे खेतों में हरियालियां उतरती, मन की उदासियां बाहर निकलती। जीतू चेहरे में मुस्कान सजाए हाथों में बांसुरी लिए निकल पड़ा रेथल की ओर। रेथल के रास्ते में था एक ठेठ पर्वत। थके हुए जीतू को ठेठ पर्वत बहुत सुंदर लगा और वहाँ की सुकून हवा जैसे उसको थपका रही हो। देवता को याद किया, हे इष्ट भैरव देव मेरी रक्षा करो। जीतू ने आश्चर्यों को वचन दिया कि वे मुझे 6 गति आसार के दिन ले जाए ताकि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर सकूं। आश्चर्य मान जाती है। जीतू अपनी मृत्यु का समय तय करके निकल पड़ता है रेथल की ओर। भारी मन से वो भरना से मिलकर और अपनी बहन शोभनी को रेथल से लेकर गाँव आ जाता है। माँ कहती है, बेटा जीतू तू मेरे आंचल का तारा, तेरे बिना सुना लगे ये जग सारा। माँ तेरी आशीष ही तो मेरी ढाल है, तेरे आंचल में ही तो पाया मेरे संसार है। पर अब नगर बुला रही है मुझे, धरती पहाड़ पुकार रही है मुझे। जा बेटा तुझे भगवान ही संभाले, तेरी शौर्य माथा इस जग में उजियारे। माँ का दिल भारी है पर गर्व साथ है, तेरा नाम अमर हो इस धरती के साथ है। फिर वो दिन आ जाता है, 6 गति आसार, सारे गांव में जलसा था। बैल तैयार थे, हल तैयार थे, पर छबीला जीतू तैयार होकर भी तैयार ना था। हाँ कोई अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो भी तो कैसे। आश्चर्य आ जाती है। जीतू हल के साथ धीरे धीरे खेतों में समा जाता है। जीतू के दुखद धंध ने सभी को दुखी कर दिया था, लेकिन जीतू अपनी दैवी शक्ति से अपने गांव और क्षेत्र की रक्षा करता रहा। उस क्षेत्र के राजा ने यह सपने से जीतू भगवान की पूजा करने की घोषणा की। यह कहानी है प्रेम की, भक्ति की, भाग्य की। यह हमें उत्तराखंड के पहाड़ों में मानव और प्रकृति के बीच के संबंध का प्रमाण देती है। आज भी जीतू भगवान कई गीतों में याद किए जाते हैं। धन्यवाद। पौड़ी गढ़वाल के मंजूर गांव के थलीसैंण ब्लॉक में है। तो जब तीसरी माई पैदा हुई थी तो वह एक गरीब घर में हुई थी। वो मात्र 2 वर्ष की थी तब उनकी माता स्वर्ग सिधार गई थी। जब वो 5 वर्ष की हुई तो उनके सिर से उनके पिता का साया भी उठ गया। यह उनके लिए बहुत दुखद की बात थी। उन्हें घर में ठगुली के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 1917 में हुआ था। जब वे 7 वर्ष की हुई तो उनका भरण पोषण उनके चाचा ने किया था। 7 वर्ष में उनका बाल विवाह एक गवाड़ी गांव में गणेश नाम के लड़के से हो गया। शादी के तुरंत बाद वह अपने पति के साथ, जो कि गणेश राम ब्रिटिश आर्मी में रावलपिंडी में तैनात था, वह अपने पति के साथ रावलपिंडी चली गई। रावलपिंडी में कुछ समय बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसका पति गणेश राम गया, जो कि युद्ध में मारा गया, वही शहीद हो गया। यह बात सुनते ही ठगुली देवी बहुत जोर जोर से रोने लगी। यह सब देख करके उसे
पहुंचा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रावलपिंडी से अपने ससुराल गवाड़ी जाने की सोचने लगी। वह अपने गांव चली गई, वह अपने ससुराल गई, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसका तिरस्कार किया और उसे बहुत अपमानित किया। इतना अपमानित किया कि उसे घर से बाहर फेंक दिया। वह अपने घर से बाहर चली गई। उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसने अपने आंसू पूछे और वह चली गई वहां से हरिद्वार जाकर उसने अपने बाल मुंडवा लिए और सन्यासी का भेष धारण करके वहीं एक मंदिर में रहने लगी। अब दीपा नौटियाल की जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। वह वहां से हरिद्वार से जाकर तिगड़ी भागन, जो कि कोटद्वार में स्थित है, वह वहां चली जाती है और एक झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। लेकिन वहां पानी का बड़ा अभाव था, जगह जगह पानी की बूंद तक नहीं थी। उसे यह देखकर बड़ा दुख पहुंचा। वह अनेक अधिकारियों से मिली, लेकिन अधिकारियों ने उसकी बात नहीं सुनी। तब उसने निश्चय किया कि वह दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से पानी की मांग करेगी। जैसे ही वो दिल्ली पहुंची, प्रधानमंत्री की कोठी के आगे बैठ गई। कोठी के आगे बैठकर जैसे ही प्रधानमंत्री गाड़ी से उतरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो उसने उनसे अपनी सारी पानी की समस्याएं बताई और कहा कि हमें पानी दो। यह सुनकर के प्रधानमंत्री जी ने उन्हें वचन दिया कि जल्द ही हमारे वहाँ पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी। यह सुनकर के दीपा नौटियाल खुशी खुशी टिल्ली भाबर पहुँच गई। कुछ समय बाद वहाँ जल्दी ही पानी की व्यवस्था हो गई। अब जब दीपा नौटियाल अकेली थी तो उन्हें ये महसूस हुआ कि उनका अनपढ़ रहना उनके लिए एक अभिशाप है। वह ये सोच करके बड़ी दुखी थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपने पति की पेंशन जो उसने जमा करी थी उससे वह एक विद्यालय खोलना चाहती थी। वह अपनी ही तरह अनेक महिलाओं के लिए एक स्कूल खोलना चाहती थी। उसने लोगों से चंदा भी इकट्ठा करा और एक विद्यालय खोला। वह उसने मोटा ढाक में खोला था। उस विद्यालय का नाम उसने अपने स्वर्गीय पति के नाम से रखा। यह देख करके उसे इतना अनुभव तो हुआ कि वह एक पढ़ी लिखी ना होकर के भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकती है। कुछ समय बाद एक दिन वह डाक खाने के आगे बैठी हुई थी तो उसके सामने एक शराबी व्यापारी की टिंचरी की दुकान खुली। टिंचरी का तो है दारू। टिंचरी पीते हुए एक आदमी उस दुकान से बाहर आया तो एक औरत के साथ बहुत बदतमीजी करने लगा, उसके साथ मारपीट करने लगा। यह देख करके टिंचरी मार यानी कि जो दीपा नौटियाल थी उनको बहुत गुस्सा आया। वो सीधे डिप्टी कमिश्नर के घर पहुंच गई और डिप्टी कमिश्नर से उसने कहा कि ये तुम्हारे नाक के नीचे क्या हो रहा है, ये तुम्हारे नाक के नीचे ऐसा हो रहा है, तुम कुछ क्यों नहीं बोलते हो। डिप्टी कमिश्नर ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा कि चाहे तुम मुझे जेल में बंद कर लो, चाहे तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मैं टिंचरी नहीं बिकने दूंगी। यह सब देख करके वह सीधे उस दुकान के आगे गई। वहाँ उसने पेट्रोल होता है उसको छिड़का। पेट्रोल छिड़कते सब लोग भाग गए। उसने माचिस पकड़ी और वहाँ उस दुकान में आग लगा दी। यह सब देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक महिला जो कि आज तक किसी में करने का साहस न्याय की कैसे हो गया। यह घटना इतनी प्रसिद्ध हुई कि उस दिन से उन्हें टिंचरी माई के नाम से बुलाया जाने लगा, जो कि उनके लिए सम्मानपूर्वक था। धन्यवाद। प्रस्तुति के लिए हमारे बीच में अगली जो टीम है पारंपरिक कहानी वाचन है छोटे विकास खंड से यहाँ पे प्रतिभाग करेंगे और इस टीम के गोरील महाराज तथा गुरु ज्ञान के बीच नीला चौरी क्षेत्र को लेकर विवाद पैदा हो जाता है। इस विवाद के चलते दोनों के बीच युद्ध की स्थिति बन पड़ती है। अंततः इस युद्ध में गोरिया देवता या गुरील महाराज विजय को प्राप्त होते हैं और अपना नीला चौरी का जो क्षेत्र है उसका आधिपत्य करते हैं। इसी पर आधारित है यह कथा।
बसी भै बंधु जी रया जा जी रया लगे बडुली उत्तराखंड पर बसी भै बंधु जी रया जा रे रया लगे बडुली देवभूमि की भै बनु रया जी रया जा गे रया लगे बडुली उत्तराखंड पर बसी भै बंधु जी रया जा जी रया लगे बडुई और छ तुम्हारी खुद बिसराणो डांडी काठों की याद दिलाणो और छ तुम्हारी खुद बिसराणो डांडी काठों की याद दिलाणो जन्मभूमि तुरे बार देणो जन्मभूमि तुरे बार देणो तुम ते तुम्हारे गीत सुनाणो तुम ते तुम्हारे गीत सुनाणो उत्तराखंड पर बसी भै बंधु जी रया जागे रया लगे बडुई उत्तराखंड पर बसी भै बंधु जी रया जागे रया लगे बडुली जी रया जागे रया लगे बडुई जी रया जागे रया लगे बडुली। धन्यवाद। जो स्थल है वहाँ पर उपस्थित हमारे शिक्षकों से निवेदन है यदि कोई अब तक की जो प्रतियोगिताओं में कोई यदि प्रतिभागी छूट गया होगा तो आप कृपया हमें सूचित कर मैं सुबोध प्रेम विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर की छात्रा नितिका चमोला विकासखंड गसोली कला सुशील वाद्य यंत्र सबसे पहले मैं यहाँ पर कृष्ण धुन बजाऊंगी जिसमें कि सा रे गा पानी जैसे स्वर आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर गढ़वाली गीत केन बजे मुरली जिसे कि गोपाल बाबू गोस्वामी द्वारा गाया गया है जिसमें कि नी स्वर छोड़कर बाकी सभी स्वर आ रहे हैं। इस तरह इसके राग की पहचान राग यमक से हो रही है और ये मेरी फ्लूट 20 स्केल की है तो मेरी बांसुरी की धुन कुछ इस प्रकार से है कि
बहुत धन्यवाद। मेरे सर से अनुरोध रहेगा कि वे मंच के दाईं ओर स्थान ग्रहण करेंगे और साथ में हमारे श्री हेम संपादित हो रही है। दृश्य कला में दृश्य कला एकल द्विआयामी दृश्य कला एकल त्रिआयामी दृश्य कला समूह मतलब ये प्रतियोगिता भी संपादित हो गई है। अभी हम तो अभी हमारे पास तो मेरा अनुरोध रहेगा कि वे भी इस अवसर पर जनपद स्तरीय कला उत्सव के अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर के परिसर में कला उत्सव में आए हुए हमारे समस्त अतिथिगण, हमारे समस्त अध्यापक बंधु, हमारे समस्त छात्र छात्राएं व अतिथि, साथ में मेरे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, मेरी टीम। थोड़ा शोर नहीं करेंगे बच्चे। जनरली क्या होता है कि जो शिक्षा विभाग है पठन पाठन क्रियाओं के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं में कला उत्सव व अन्य एक्टिविटीज कराता है, जिससे कि समस्त छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो सके। बच्चों के अंदर कई तरह के टैलेंट छिपे रहते हैं, उनको उजागर करने का ये बहुत अच्छा एक मंच भी है और हमारी समग्र शिक्षा अभियान के तहत इस पर पूरे प्रदेश में जोर दिया जा रहा है। सुबह से ही हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रदीप यहाँ पर पूरे जी जान से लगे हैं, काम बखूबी यहाँ पे निभा रहे हैं। सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ मैं। साथ में यही कहना चाहूँगा कि जो भी एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही हैं, जो भी छात्र चयनित होता है बिल्कुल निष्पक्ष रूप से उसका चयन हो और वो पूरे प्रदेश देश में अपना नाम उजागर करे। धन्यवाद। कक्षा 12 में और मैं आपके सामने ढोलक की प्रस्तुति दूंगा, ढोलक की प्रस्तुति दूंगा जो कि हमारे भारत देश में बहुत ही प्रचलित है और इसमें बहुत सारी तालें बजाई जाती है, जैसे कहरवा ताल और दादरा ताल। और मैं इसमें आपके सामने गढ़वाली ताल भी प्रस्तुत करूंगा जो कि इस प्रकार से
आप लोग बजाएंगे।
अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के साथ साथ मनोरंजन का एक अवसर प्रदान किया। और आज आपने यहाँ पे जाना होगा कि कितने तरीके की विधाएं, किस तरीके की अलग अलग सांगीतिक विधाओं को उनका प्रदर्शन करके नृत्य में भी 2 सेक्शन होने हैं। एक है एकल नृत्य, इनकी प्रस्तुति के बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा अगली प्रतिभागी कुमारी भैया। रूप में दर्शाए जाने वाले इस नृत्य का नाम है भरतनाट्यम। नमः शिवाय नादनादं विभुं विश्वनादं जगन्नाथनादं सदानन्दभाजं भगवद्भव्यभूतेश्वरं नूतनादं शिवं शङ्करं शम्भुनीशानदेवे शिवं शङ्करं शम्भुनीशानदेवे
इतिहास का कलात्मक प्रदर्शन करते हुए आगे आगे चला। कुछ से युद्ध में जीत के बाद राजघराने में किया जाने वाले नृत्य भी मानते हैं, तो कुछ से तलवार की नोक पर शादी करने वाले राजाओं के शासन की उत्पत्ति मानते हैं। छोड़ा पानी जो लगी मैं
एक लोक नृत्य है जो किसी शादी विवाह या किसी और शुभ अवसर पर किया जाता है। ये नृत्य की अंतिम प्रस्तुति थी। मेरा निर्णायक मंडल से अनुरोध रहेगा कि आप स्टेट कलेक्टिव रिजल्ट बनाएंगे और जब तक परिणाम तैयार हो रहे हैं और प्रमाण पत्र बन रहे हैं तब तक मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे राजकीय शिक्षक संघ दसोली के ब्लॉक अध्यक्ष श्री धर्म सिंह चौहान जी को कि आप मंच पर आए। आप सुबह से जो है प्रतियोगिताओं को देख रहे हैं तो आप बच्चों का मार्गदर्शन भी करेंगे। आप खुद रंगमंच के कलाकार भी हैं, तो आदरणीय श्री धर्म सिंह चौहान जी संचालक महोदय, यहाँ पर विभिन्न विद्यालयों से आए हुए मेरे साथी गुरुजन, शिक्षक बहनें और शिक्षक भाइयों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, और यहाँ पर हमारे बीच पत्रकार आए थे, हमारे फोटोग्राफर आए हैं, यहाँ पर मंच विभिन्न तरीके से मंच का संचालन करने वाले हमारे विभिन्न शिष्य भी हैं, साथी हैं। प्रसन्नता इस बात की होती है और जीआईसी गोपेश्वर को समस्त स्टाफ जिन्होंने यहाँ पर साथ दिया, दूर दराज से आए समस्त अन्य जो इनके साथ आए हैं, मैं आपका सभी का जीआईसी गोपेश्वर के इस सभागार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्यारे छात्रों, एक चीज थोड़ा सा अभी मैं बातचीत कर रहा था और मेरा गुरुजन भाई बहनों से भी निवेदन है
ये कला उत्सव जो है हमारी संस्कृति का उत्सव है। मुझे दिन प्रतिदिन कम हो रही है छात्र संख्या। मुझे कहा गया कुछ बोलना है तो मैं भाषण तो नहीं दूंगा, पर मैं ये कह रहा हूं कि हम सब एक ही जैसा क्यों कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे जोशीमठ में रामायण होता बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रामायण। वो तो इंटरनेशनल मंच पे गया है। हम उसको पुनर्जीवित, जो जीवित है उसको दोहरा क्यों नहीं रहे हैं? थोड़ा उधर की तरफ हमको काम करना होगा। मैं अपने साथियों से भी कहूंगा, छात्रों से भी कहूंगा। हमारे गैरसैंण में पंडवानी लगती है बहुत अच्छी, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय से आई बहुत अच्छी पंडवानी जो मैंने सुनी है बुजुर्गों से। हम उस पंडवानी को जीवित क्यों नहीं करना चाहते हैं? हमारे कुमाऊं बॉर्डर से थराली देवाल से कुमाऊं छोलिया नृत्य बहुत अच्छा होता है, हम उसको क्यों नहीं जीवित करना चाह रहे हैं? हमारे पोखरी से ये सलान की बहुत अच्छी नृत्य कला है, हम उसको जीवित क्यों नहीं कर, मतलब उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं? मैं आप लोगों को जो भी कष्ट यहाँ पर हुआ होगा आने जाने और यहाँ पर इस कॉलेज का होने के नाते कमरों में कोई व्यवस्था आपको समस्या हुई होगी, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। पर आपने प्रतिभाग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराई से आप सबका स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूँ। प्रथम तृतीय तृतीय वाले भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो ज्यादा बधाई के पात्र हैं कि आप अगले साल फिर आएंगे और आगे अपना मार्गदर्शन हमसे और हमारा मार्गदर्शन करके बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने क्योंकि छात्राओं ने तो बहुत सारी प्रस्तुतियां हमारे सम्मुख दी ही हैं। हमारे बीच में एक बहुत वरिष्ठ शिक्षक हैं जो कि आज निर्णायक की भूमिका में भी रहे और काफी संजीदगी से सुबह से लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, श्री जयलाल आर्य जी। आप संगीत के क्षेत्र में जाने माने नाम है, तो संगीत और शिक्षा दोनों के बीच का जब हम सम्मिश्रण देखते हैं तो आप एक प्रतिबिंब के रूप में हमें दिखाई देते हैं और हमारा सौभाग्य है आप इस कार्यक्रम में हमारे बीच में है और इसे सफल बना रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप मंच पर आएंगे और अपनी संगीतमय वाणी से हम सभी के हृदय को अभिसिंचित करेंगे और संगीत की कुछ विधाएं छात्र छात्राओं को और आपसे सीखने को मिलेंगी, क्योंकि जनपद स्तरीय कला उत्सव के संयोजक मंडल, यहाँ उपस्थित विद्वान जजेस, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए अध्यापक बंधु, वीडियो से अध्यापिका बहनें, विभिन्न छात्र छात्राएं, विद्यालयों से आए हुए विभिन्न छात्र छात्राएं, जैसा कि आप विदित हैं कि कला उत्सव है, विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां यहाँ पर देखने को मिली। छात्र छात्राओं ने बहुत तैयारी करके यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत बधाई आप लोगों के लिए। आप विभिन्न कलाओं के धनी हैं। निश्चित रूप से जिन विद्यार्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा वो आगे जाकर के इस जनपद का नाम रोशन करेंगे। मुझे यहाँ पर कुछ प्रस्तुति देने के लिए कहा गया है, तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा उत्तराखंड राज्य देवभूमि है। यहाँ पर हम अपने आराध्य देवों को मानते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ पर एक गढ़ वंदना के रूप में एक गढ़वाली गीत गाने जा रहा हूँ, जिसके बोल हैं जय बद्री केदारनाथ। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। हे बाबा कैलाश तेरो जने ऊंचो थाना हो तने ऊंचो राखी ये देशों को माने, तने ऊंचो राखी ये देशों को माने।
बद्री केदारनाथ जय संपूर्ण जीवन खपाया और आपने मुझे बहुत सारी उपमाओं से अलंकृत किया। मैं उतना योग्य तो नहीं हूँ। बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ बच्चों के द्वारा यहाँ पर की गई और बहुत सारी प्रस्तुतियाँ ऐसी थी कि हम लोग यहाँ से सीख के भी जाते हैं। हम जज अवश्य थे लेकिन हम सीख भी रहे थे, क्योंकि सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो लगातार चलती है। वो क्या है, आप सुनते हैं, कैसेटों से सुनते रहते हैं, गानों से सुनते हैं, जैसे ढोल में ही है। अब जैसे नोपती बजती है, उस प्रातः काल में नोपती जो होती है, उस नोपती की कितनी ताने हैं, कहाँ से उसमें। कल का परिणाम मेरे पास है। इसमें हमारे पास 2 प्रतिभागियों ने ही प्रतिभाग किया था और प्रथम स्थान प्राप्त किया है अवयन विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर विकास खंड दसों किया है मानसी राजकीय इंटर कॉलेज को 300 में से सुहानी इंटर कॉलेज रडवा चांदनी थाल द्वितीय स्थान प्राप्त 300 में से 93 अंक प्राप्त किए। स्थान प्राप्त किया चेष्टा वैष्णवी एवं मिस्टी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेगवाड़ विकासखंड दसोली, इनके द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया और सम्मानित करने की कृपा करेंगे हरेंद्र भाई।